वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AMB क्लासेस में। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ बिज़नेस स्टडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक सीरीज़, जिसमें जो 2021 में बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनको ये बहुत हेल्प करेगा। सभी स्टूडेंट को पता है कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आने हैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिनमें ऑप्शंस दिए होंगे। तो आज हम बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारी फर्स्ट बुक है क्लास 12th की, उसमें चैप्टर 1 में हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे और आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरी क्लास पसंद आए, तो उसे लाइक ज़रूर करें उसको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, इंटीमेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट वीडियो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज कॉल्ड। जो प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवा रहे हैं, अगर आप इसमें पढ़ेंगे बुक के अंदर, तो इसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट। ये इफेक्टिवली नहीं है, एफिशिएंसी के बारे में भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और ना ही प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हम बात करें मैनेजमेंट प्रोसेस के बारे में। तो ये एक प्रोसेस है मैनेजमेंट, जिसमें हम दूसरों के थ्रू कार्य करते हैं, बल्कि साथ में मिलकर भी काम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। तो मैनेजमेंट किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो अगर आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के बारे में तो उसके फीचर्स में एक जगह आता है कि मैनेजमेंट जो है आपका वो ऑल प्रोविजिव है, यानी हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह ये अप्लाई होता है। तो ऑप्शन ए है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 2 है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 3 है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड लास्ट वन है ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, सभी जगह हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है कि एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड। मैनेजमेंट एक सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस होती है, आपने पढ़ा भी है 12th क्लास के अंदर में 5 फंक्शंस बताए जाते हैं, जिसमें आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर देखें ऑप्शंस, तो नंबर 1 है प्लानिंग, नंबर बी आपका ऑर्गेनाइजिंग, नंबर सी डायरेक्टिंग, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। आप ध्यान से देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग ये सारे के सारे इंटररिलेटेड फंक्शंस हैं। तो उसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, या उसमें बहुत सारे तरह के वर्क्स करने पड़ते हैं। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, मैनेजमेंट के लोग होते हैं, तो उनका एम क्या होता है, वो क्या अचीव करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो पहला है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो काम कर रहे हैं, बी कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है, सी है आपका बोथ ऑफ द अबव, या लास्ट है नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और आपने पढ़ा होगा कि जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर जितने भी लोग होते हैं वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे के सारे डिफरेंट फंक्शंस कर रहे होते हैं, यानी सब काम तो अलग अलग कर रहे होते हैं, बट उनका जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो एम है वो कॉमन होता है। तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है मैंने यहाँ पे कि ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर दैट। तो सक्सेसफुल जो मैनेजमेंट होता है वो क्या चीज़ एंश्योर कर रहा है, किस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है आपको। नंबर 1, गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट। गोल्स जो हैं वो लीस्ट कॉस्ट के साथ अचीव हो, यानी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है कि जब हम लीस्ट कॉस्ट पे किसी काम को करते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, तो हम एफिशिएंट होते हैं वहाँ पर। बी है आपका टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स। अगर आप टाइमली अचीव कर लेते हैं अपने गोल्स को तो आप इफेक्टिव होते हैं, यानी पहले पॉइंट में आपकी एफिशिएंसी की बात की इसने, बी पॉइंट में बोला है इफेक्टिवनेस के बारे में, और सी में लिखा है बोथ ऑफ द अबव, और लास्ट में नन ऑफ द अबव। अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही होने चाहिए सक्सेसफुल मैनेजमेंट के अंदर। तो उसका जो सही आंसर है वो सी है, जिसमें दोनों फीचर्स हैं, यानी बोथ ऑफ द अबव इज़ अ
रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताई दी है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही ज़रूरी होते हैं आपके सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए। 6th क्वेश्चन, एफिशिएंसी इज कंसर्न विद। अब एफिशिएंसी अगर आप ऊपर देख रहे होंगे 5th क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में भी, तो वहाँ पे हम कॉस्ट पे फोकस करते हैं। यानी एफिशिएंसी जो होती है वो कम से कम कॉस्ट पे काम करने की बात करती है। यानी कोई काम अगर आप कम खर्चे में कर लेते हैं तो आप एफिशिएंट होते हैं, और अगर आप टाइम पे कर देते हैं तो आप इफेक्टिव होते हैं। तो मैनेजर आपका इफेक्टिव होगा अगर वो टाइमली काम को कर लेंगे, और अगर वो कम कॉस्ट पे कर लेंगे या दी हुई कॉस्ट पे कर लेंगे तो हम कहेंगे कि एफिशिएंट होते हैं। तो एफिशिएंसी किससे कंसर्न है? नंबर 1, डूइंग द जॉब ऑन टाइम। टाइम पे फोकस कर रहा है तो ये एफिशिएंसी की नहीं, इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। बी है डूइंग द जॉब एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट पे अगर आप कर रहे हैं तो आप एफिशिएंट है, ठीक है, बी ठीक है। सी अचीविंग एंड रिजल्ट, ये भी आपका एफिशिएंसी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही है, जो है डूइंग द जॉब एट मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं इसकी। एफिशिएंसी जो होती है वो कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू। अब इफेक्टिवनेस अभी मैंने आपको बताया कि टाइम से रिलेटेड होती है, वहाँ पे हम टाइम पे ही फोकस करते हैं। अगर कोई भी मैनेजर अपने काम को टाइम में पूरा कर देता है तो हम कहते हैं कि वो इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डूइंग द जॉब ऑन टाइम, ठीक है, इफेक्टिवनेस पे बात कर रहा है। बी पॉइंट, नो मैटर वॉट एवर इज कॉस्ट, बिल्कुल सही है कि इफेक्टिवनेस पे हम जब बात करते हैं तो टाइम पे फोकस करते हैं। कॉस्ट कुछ भी आ जाए, पैसा कितना भी खर्च हो जाए, उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन काम पूरा हो जाना चाहिए टाइम से। सी है अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, इस पर भी टाइम की बात कर रहा है। एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो तीनों पॉइंट है ये इफेक्टिवनेस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा जॉब कंप्लीशन पे फोकस करते हैं इफेक्टिवनेस पे, नो मैटर वट एवर इज कॉस्ट, कॉस्ट चाहे कुछ भी आ जाए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने एक केस स्टडी की फॉर्म में है। तो मुकेश वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन एक्स लिमिटेड। एक प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे मुकेश काम कर रहा है एक्स लिमिटेड में। ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 500 यूनिट्स ऑफ कूलर्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹5,000 पर यूनिट विद इन 10 डेज। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, 2 फैक्टर हैं हमारे। एक कॉस्ट है 5,000 रुपी और एक टाइम है आपके पास 10 डेज का। तो अगर कॉस्ट कम पे कर लेंगे तो आप एफिशिएंट हो जाएंगे, अगर 10 दिन के अंदर काम पूरा कर लेंगे तो इफेक्टिवनेस शो करेगा। इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट एंश्योर दैट। अगर आप चाह रहे हैं कि मुकेश को एक इफेक्टिव मैनेजर माना जाए तो किस पॉइंट के बेसिस पे आप उसे कहेंगे कि वो इफेक्टिव है? पॉइंट नंबर ए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 5,000 पर यूनिट। तो यहाँ पे अमाउंट पे फोकस हो रहा है, तो ये तो एफिशिएंसी पे फोकस हो रहा है। नेक्स्ट है द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 डेज इवन एट हायर कॉस्ट। 10 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए, जो कि आपका टाइम लिमिट है, चाहे कॉस्ट कितनी भी आ जाए, ज़्यादा आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। बी पॉइंट। सी है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 5,000। यहाँ पे अमाउंट पे फोकस कर रहे हैं तो ये एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, जो बताता है कि मुकेश एक इफेक्टिव मैनेजर है। नेक्स्ट, विनय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन ए कंपनी। एक कंपनी के अंदर विनय जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर है। ही हैज़ बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ ₹100 पर यूनिट विद इन 20 डेज। यहाँ पे आपका विनय एक मार्केटिंग मैनेजर है जिसको काम मिला हुआ है कि उसे 10,000 यूनिट बना के देनी है। कॉस्ट उसकी ₹100 पर यूनिट है और टाइम है 20 डेज। तो अगर वो 20 डेज में कर देगा तो वो इफेक्टिव होगा, और ₹100 या उससे कम में अगर वो बना के दे देगा तो हम कहेंगे वो एफिशिएंट होगा। अगर दोनों कर देगा तो फिर हम कहेंगे कि इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट। तो देखते हैं क्या है। ही इज़ लायबल टू सेल ऑल द यूनिट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। उसने सारी यूनिट जो है वो बेच दी है टाइम से। तो टाइम से अगर उसने सारी यूनिट बेच दी है तो हम कहेंगे कि वो इफेक्टिव है। बट ही हैड टू सेल लास्ट 1,000 यूनिट्स एट 10% डिस्काउंट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द टारगेट। टारगेट को अचीव करने के लिए उसने 10% डिस्काउंट दिया है लास्ट की 1,000 यूनिट्स पे। तो डिस्काउंट देने से प्राइस कम मिला होगा। तो अमाउंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे, और अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम से उसने कर दिया है तो वो इफेक्टिव है। तो आपको कहता है कि इन सच सिचुएशन ही विल बी कंसिडर्ड टू बी नंबर 1 एफिशिएंट मैनेजर। एफिशिएंट बिल्कुल नहीं है वो क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया। इफेक्टिव मैनेजर बिल्कुल इफेक्टिव मैनेजर है क्योंकि उसने टाइम से अपना काम कर लिया।
एंड बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ये नहीं है, तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इफेक्टिव मैनेजर। इसमें थोड़ा गलत जगह मार्क हो गया, आप इसको दोबारा बोल देता हूँ कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा कि जो विनय है वो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज। मैनेजमेंट को हम पुअर कह देते हैं, खराब कह देते हैं, जब नंबर 1 एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव। अगर एफिशिएंट है लेकिन इफेक्टिव नहीं है तो ये पुअर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट। इफेक्टिव है और इनएफिशिएंट है तो भी पुअर माना जाएगा। तो बोथ इनएफिशिएंट एंड इफेक्टिव दोनों होगा तो भी पुअर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी मैनेजमेंट को पुअर तब कहा जाता है कि जब कोई भी एक चीज़ ना हो, एफिशिएंसी ना हो या इफेक्टिवनेस ना हो या दोनों ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये क्या बताते हैं कि मैनेजमेंट पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पे तरंग एंटरप्राइजेज जो है वो प्लान क्या कर रही है कि अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे वो 30% नेक्स्ट क्वार्टर में, अगले तिमाही में। इसका मतलब ये उन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि सेल्स को बढ़ाना है 30%, एक गोल सेट किया, टारगेट सेट किया। तो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन सा फीचर नजर आता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, सभी जगह एप्लीकेबल है, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है इस केस में। ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, बिल्कुल सही है। जो 30% टारगेट रखा है उसी के ऊपर काम करेगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, एक लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया होती है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक लग रहा है। सी है, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूटी की बात तो नहीं हो रही है। लास्ट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ मैन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क या मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है, तो मल्टी डायमेंशनल भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट उतना ही ज़रूरी है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जितना किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो कौन सा फीचर आपको नजर आ रहा है? तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस अगर इक्वली है तो हम ये कहेंगे कि मैनेजमेंट सभी जगह अप्लाई होता है, सभी जगह एप्लीकेबल होता है। तो पॉइंट नंबर ए है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे गोल के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और पॉइंट नंबर बी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ मैन, वर्क एंड ऑपरेशन को मैनेज करने की बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑल परवेसिव मीन्स एप्लीकेबल इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैनेजमेंट सभी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है। तो बिल्कुल इसमें भी यही बात हो रही है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑप्शन नंबर ठीक लग रहा है, सी अभी तक। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो पॉइंट नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन वही है कि किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो सभी जगह ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द गोल। तो वी आर फोकसिंग ऑन पीपल, वी आर ट्राइंग टू मैनेजिंग द पीपल to achieve the goal of the organizations by making their strengths effective and their weaknesses irrelevant। तो उसको स्ट्रेंथ हम को इफेक्टिव बनाएंगे और वीकनेसेस को हम बिल्कुल भी इग्नोर करेंगे। तो नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यहाँ पे क्या हम काम के मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं? नहीं। नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल के पे ही फोकस कर रहे हैं। मैनेजिंग ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन पे भी फोकस नहीं होना। लास्ट है तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट क्या होता है आपका मल्टी डायमेंशनल है नेचर में। तो इसमें 3 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने बताया भी पीछे भी कि इसमें वर्क का मैनेजमेंट होता है, आपका पीपल मैनेजमेंट होता है और आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। तो उसमें पीपल के मैनेजमेंट के बारे में बात होती है, लोगों के मैनेजमेंट की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement highlights that management is a group activity? तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको बता रहा है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप की एक्टिविटी है। तो देखते हैं किस किस में ग्रुप एक्टिविटी के फीचर्स की बात करता है।
पॉइंट नंबर ए है ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। बिल्कुल सही कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स है, बहुत सारे लोगों का एक कलेक्शंस होता है जो डिफरेंट नीड्स के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी पे फोकस कर रहा है। पॉइंट नंबर बी अचीविंग ऑफ कॉमन गोल्स रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स इन द कॉमन डायरेक्शन। बिल्कुल कॉमन गोल के साथ सभी के सभी जो है वो टीम वर्क करते हैं, सारे मिल के काम करते हैं। तो यहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, टीम वर्क की बात हो रही है। नेक्स्ट है ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स बट दे मस्ट ट्रैवल टुगेदर टुवर्ड्स कॉमन गोल। हर एक मेंबर के अलग अलग गोल हो सकते हैं, लेकिन वो जब कंबाइंडली वर्क करते हैं, ग्रुप में वर्क करते हैं, तो उनका एक कॉमन गोल होता है। तो बिल्कुल ठीक है, ये भी आपकी ग्रुप एक्टिविटी की बात कर रहा है। तो उसमें सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो आपके ग्रुप एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 most of the offline coaching institutions started online classes using different online modes. It shows that management is. क्वेश्चन था कि पैंडेमिक के टाइम में आपने देखा ही बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, बोर्ड पे पढ़ाया करते थे, उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। तो ये क्या दिखाता है कि मैनेजमेंट क्या है? नंबर 1 इंटेंजिबल फोर्स है, यानी इनविजिबल है क्या? नहीं, यहाँ पे इनविजिबल के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। ग्रुप एक्टिविटी है, यहाँ पे बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी के बारे में भी बात नहीं हो रही है। सी डायनेमिक फंक्शन है, बिल्कुल मैनेजमेंट हमेशा डायनेमिक है, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ साथ अपने आप को चेंज करता है। यानी आपको जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस में जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं, चाहे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को भी अपने आप को बदलना पड़ता है। तो पैंडेमिक के टाइम पे भी यही देखा गया कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये आपका डायनेमिक फंक्शन को दिखाता है। मल्टी डायमेंशनल के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का वो नहीं है, यानी बिजनेस का जो खुद का एक ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, वो क्या होता है? एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाना, बनाए रखना, बचा के रखना, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट है एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशंस मेक ए प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल होता है। तो हमें तो नॉट वाला पहचानना है, तो ये भी गोल है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को इंक्रीज करना मीन्स एक तरीके से बिजनेस ग्रोथ करना, बिजनेस को ग्रो करना, आगे बढ़ाना, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशनल। लास्ट वन है प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉयज़ चिल्ड्रन। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारा एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट इज़ अ नॉट अ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 17, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज। मैनेजमेंट को हम क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? नंबर 1 इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू द चेंजेस। बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को ये हेल्प करता है कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करे, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदले। तो ये तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट है सीक टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स। जो इंडिविजुअल के एफर्ट्स को ये ग्रुप एफर्ट्स को जो है वो इंडिविजुअल एफर्ट्स में या कॉमन गोल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को डेवलप करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और एक सोर्स ऑफ इनकम लोगों को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सारे के सारे आपके मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 18, मैनेजमेंट इज कंसिडर टू बी एन आर्ट। मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों मानते हैं? देखो आर्ट बच्चों आपने पढ़ा भी होगा कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो जनरल होते हैं, एज ए गाइडलाइंस होते हैं, मतलब वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई होते हैं। तो यानी जब आप आर्ट कह रहे हैं तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कैसे उस प्रिंसिपल को यूज़ करेगा जो भी मैनेजमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है
कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी कोई आर्ट नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन, उनका यूनिवर्सली एप्लीकेशन होता है, यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं, यानी हर जगह अप्लाई होते हैं। ये भी कोई आर्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इन टू इफेक्ट डिफरेंटली बाई डिफरेंट मैनेजर। बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनको अलग अलग मैनेजर जो होते हैं वो अलग तरीके से उनको यूज़ करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिसिंग मैनेजर टू बी ए मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसमें कोई भी आर्ट की बात नहीं हो रही है। तो पॉइंट नंबर सी जो है वो आपके आर्ट के बारे में बात कर रहा है। तो पॉइंट नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है, वो एक पर्सनल एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ पे बेस्ड होता है कि आप कैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टोटल 25 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट जो बचेंगे क्वेश्चन बाकी के 25 में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आएगी तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मैनेजमेंट एज एन इन डैश साइंस। मैनेजमेंट एक किस तरीके का साइंस है? अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस क्या होता है? जो साइंस की से ही निकली हुई अदर साइंसेज होते हैं। एग्जैक्ट साइंस, एक्चुअल साइंस तो बिल्कुल नहीं है आपके मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मैनेज करने की बात करते हैं, काम को मैनेज करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे कभी भी जो होता है एक श्योरिटी नहीं होती कि आप जो भी मैनेज करें, जो भी प्लानिंग करें, वो एक्चुअल में वही आप अचीव कर पाएँ जो आपने प्लान किया है। तो इन एग्जैक्ट साइंस, तो मैनेजमेंट को हमेशा हम कहते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। इन एग्जैक्ट साइंस के पीछे रीज़न ये है कि क्यों कह रहे हैं हम इसको इन एग्जैक्ट साइंस, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ हम डील कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स के साथ हम डील कर रहे हैं। तो उससे जो भी हमारे आउटकम्स होंगे, जो भी रिजल्ट आएंगे, ठीक है, तो उसका हम बहुत एकदम एक्चुअल या एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि एडवांस में आप बता पाएँ कि एग्जैक्ट यही होगा। तो उसमें थोड़ा सा डेविएशंस के चांसेस रहते हैं, या कई बार हम अपने गोल्स या टारगेट्स को अचीव नहीं भी कर पाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को हम साइंस तो मानते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल पे बेस्ड है, बट एक इन एग्जैक्ट साइंस माना जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि मैनेजमेंट एक इन एग्जैक्ट साइंस है। नेक्स्ट है द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू। जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप आगे अपने पढ़ा भी होगा कि मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। तो जो टॉप लेवल वाले होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हमेशा कुछ राइट्स देते हैं और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देते हैं, यानी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा वाला आपको ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को राइज कर रहा है। डिफरेंट फंक्शंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को राइज नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, राइज करते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। ये तो किसी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, तो फीचर है इसके। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप राइज होता है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी आपको लग रहा है कि जो पोस्ट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं होती है? कौन सी डेजिग्नेशन आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपको नज़र नहीं आती? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं जो पॉलिसीज़ बनाते हैं बिजनेस के लिए। वाइस प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के नीचे वाली पोस्ट है, ये भी टॉप लेवल में ही आते हैं। चेयरमैन, चेयरमैन भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट है। एंड लास्ट वन है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इसका सही आंसर जो है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं है वो है आपका प्रोडक्शन मैनेजर। चलिए, तो प्रोडक्शन मैनेजर ही आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेशन रिलेटेड टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन यानी पोस्ट नहीं है? नंबर 1 है ऑपरेशंस हेड, किसी भी काम का हेड। किसी भी जो ऑपरेशंस का हेड होता है वो ज़्यादातर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर देखे जाते हैं। नेक्स्ट है सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर भी सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो होते हैं ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं।
लास्ट है डिविजनल मैनेजर। तो मैं आपको कह रहा था कि हर एक डिपार्टमेंट का डिवीजन का एक मैनेजर जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आता है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में नहीं आता है, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजिग्नेशन रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी लोअर लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन आपको दिख रही है? तो नंबर 1 है नॉट रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन सी लोअर लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट का जो सुपरिटेंडेंट होते हैं किसी भी उसके, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। सुपरवाइजर जो होते हैं ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में ही होते हैं। सेक्शन ऑफिसर और लास्ट में है मार्केटिंग मैनेजर। तो सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं ये भी आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट माने जाते हैं। लास्ट है मार्केटिंग मैनेजर, ये आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो सही ऑप्शन इसका जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है, यानी जो मार्केटिंग मैनेजर है वो कौन होते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। लास्ट है आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आएगा और इस वीडियो को हम ओवर करेंगे। और आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और मैं आपके साथ आगे भी ऐसे ही वीडियो शेयर करता रहूँगा जो आगे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन आपको लगता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का है? ऑप्शन नंबर ए एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट। क्वालिटी जो एंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट की होती है। नेक्स्ट है असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देयर डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग देते हैं। नेक्स्ट है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। सारी जो जिम्मेदारियाँ होती हैं ओवरऑल बिजनेस की वो हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है, अभी तक वो फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, एंश्योरिंग दैट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना ये आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका ठीक है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो एक फंक्शन होता है। चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उसके बाद इस क्लास को ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखेंगे, जल्दी मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट परटेन टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। नंबर 1 दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेशनल मैनेजर्स। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ऑपरेशनल मैनेजर की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर होता है। नेक्स्ट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो वेलफेयर एंड सर्वाइवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। तो ये वाली अभी तक मिडिल लेवल मैनेजमेंट की नहीं है। नेक्स्ट है द इंटरप्रेटर द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। टॉप लेवल मैनेजर जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो सारी की सारी मिडिल लेवल के मैनेजर ही उनको इंटरप्रेट करते हैं अपने स्टाफ के साथ, लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। सी है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये काम भी मिडिल लेवल मैनेजर का ही होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। उम्मीद है आपको ये एमसीक्यू हेल्पफुल होंगे, आपको मेरी जो क्लास है वो पसंद आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मेरी AMB क्लासेस जो है उसको ज़रूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें, फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच।